गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि इससे पहले एक वीडियो बन चुका है किस पे, तो ये रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पे बना है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सेकंड वीडियो मतलब मत देखिए, मेरा कहना यही है। इसलिए कि आप फर्स्ट वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तो सेकंड वीडियो आप नहीं समझ पाएंगे। ये पूरे प्रोसेस से हम पार्ट बाई पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप उसे जाकर देखिए, उसके बाद इसको पढ़िए। अगर नहीं जिद है तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार उस बातों को रिपीट करूंगा जो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ज़रूरी है कि इस बात को जानना। इसमें हम पढ़ेंगे कि परागकण कहाँ बनते हैं। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, वो कौन से अंग है जिसमें परागकण बनते हैं, कौन कौन से अंग है जो भाग लेता है, क्या कौन सा सेल होता है जो विभाजन करता है तो परागकण बनते हैं। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि इसमें जितने आपसे पहले से भी बताया हूं अभी भी बता रहा हूं बच्चों कि इस हम लोग जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उन सारे वीडियो में लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे बातों को मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, इसी में नहीं, इस प्रत्येक वीडियो में बताते आ रहा हूं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ ऐसे फिगर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अभी भी हम थोड़ा उसको रिपीट करेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं, बट इसको समझा देना है मुझे। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, एक मान लीजिए कि ये अड़हुल का पुष्प है। अड़हुल मान लीजिए, जो आप लोग अड़हुल तो देखबे किए होंगे, जो मंदिरों में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं औरतें। तो उसमें जो नीचे देखिएगा ना, नीचे के तरफ अड़हुल के फूल के नीचे देखिएगा तो एक पत्ती होगी, हरा कलर की होगी। तो वही ये पत्ती है जिसको बोला जाता है बाहर होती है, इसलिए है। इसका नाम है दौल। पुंज इसलिए कि ये ढेर सारा पत्ती होती है हरा, इसलिए इसको बाह्य दौल पुंज के नाम से जानते हैं। अब देखिए उपपत्ति के बाद एक परत देखिएगा, और परत समझते हैं ना, जैसे बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्डवा बनाने में 2-3 परत लगता है। तो परत कैसे, तो एगो पीस के पीछे देखिएगा बोर्डवा का तो एक पलाई होगा, और उसके बाद उसके ऊपर सनमाइका लगा है, और उसके बाद एक वही बाउंड्री दिया गया है इसका, ये 3 परत में है। तो उसी तरह से जो पतैया है उसके बाद एक देखिएगा तो रंगीन भाग का एगो परत होगा। ठीक है, तो इस रंगीन भागवा को बोला जाता है क्या, दल पुंज कहा जाता है, अंदर के तरफ होता है। ठीक है, अब देखिए ये हई एगो रहेगा ना तो इसको बाह्य दल कहेंगे, आ हई जो रहेगा ना तो इसको क्या कहेंगे, दल कहेंगे, केवल दल कहेंगे। आ इसको दल पुंज कहेंगे कब, जब ढेर सारा रहेगा रंगीन भाग तब। अब देखिए इसके बाद एगो ये खूंटा के आकार का देख रहे हैं, ये खूंटा जैसा है, ये खूंटवा ढेर सारा रहेगा ना तो इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोनेशियम यानी पुमंग। मतलब समझ जाइए कि ये फूल का नर अंग है, कौन है, पुमंग। इसी को बोला स्टामेन यानी पुकेसर कहा जाता है। जैसा हम लोग मनुष्य में नर एक मादा होते हैं, एक तो नर होते हैं एक मादा, तो नर पुरुष को कहा जाता है और मादा स्त्री को कहा जाता है। उसी तरह से फूलवा में हई जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, पुरुष है, ये भी तो पुरुष हो गया। और हई जो घोइली के आकार आप देख रहे हैं ना, ये घोइलिया उसमें का क्या है, मादा है, मादा अंग है। इसको बोला जाता है क्या, गाइनेशियम, ढेर सारा रहता है तब। एगो रहेगा ना तो इसको हम क्या कहेंगे, एगो रहेगा तो इसको बोलेंगे स्त्री केसर, यानी मानिए कि हई स्त्री अंग है पुष्प का। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग अच्छे से प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस अंग को और उसके बाद इस अंग को पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं बता दूं बच्चों कि आपसे एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे या जैसे भी पूछे जा सकते हैं कि पुष्प के प्रमुख कितने अंग होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 4 गो प्रमुख अंग होते हैं, इसके अलावा नहीं होता है। तो कौन कौन, एगो हई है, एगो हई, 2 गो, 3 गो, एगो हई घोइलिया जैसा संरचना, 4 गो अंग होता है। इसका नाम बाह्य दलपुंज, इसको दलपुंज, इसको क्या बोला जाता है, पुमंग, एकरा के घोइलिया जैसा आकार है, इसको जयांग। ये 4 गो अंग होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, हंसने वाली बात नहीं है, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है हंस दे। तो देखिए एक जैसे बच्चा कैसे होता है, तो आप जानते हैं ना कि सेक्स के बाद ही होता है। तो एक मनुष्य में लीजिएगा तो एक लेडी होगी और एक होगा जेंट्स।
तो दोनों में एक जो लेडी होगी उसमें मादा युग्मक बनेगा और पुरुष में नर युग्मक बनेगा, और उसके बाद वो दोनों संभोग करेंगे तो नर का नर युग्मक मादा में जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर के बड़ा आकार लेगा तो एगो भ्रूण, और भ्रूण से बच्चा उत्पन्न होता है। ये प्रोसेस है, सेम प्रोसेस समझिए फ्लावर में भी होता है, कोई डिफरेंट नहीं है अंतर, ये इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। बस एक बात याद रखिएगा कि इसका अंग अलग होता है, आप पुरुष में सब में क्या होता है वो उसका अलग अंग होता है, तो इसलिए प्रोसेस तो सेम रहेगा लेकिन अंग क्या होगा अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग को अलग अलग इसको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए अब देखिए आपसे प्रश्न हम जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रश्न है, ये पूछ सकता है कि पुष्पी पादपों में नर परागकण बनने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। अब उसमें एक एक पार्ट हम लोग चित्र बना करके समझेंगे तो उसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो तो वहीं पे बताऊंगा जहाँ पे वो बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाई पुरुष अंग है, इसको बाहर निकालिए। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये वाला, ये छोटा सा एक फिगर बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है मुझे। ये संपूर्ण फिगर ये जो दिख रहा है आपको भाग दिख रहा है, इस संपूर्ण भागवा को कहा जाता है एगो है, इसलिए इसको स्टामेन कहा जाता है। मतलब यहाँ से ले करके ना, थोड़ा सा इधर घूम जाता हूँ साफ दिखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोला जाता है स्टामेन। बच्चों बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है स्टामन, यानी कि इसको पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। अब देखो बच्चों, हाई जो पुंकेसर है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एगो पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, तो 2 गो भाग में बटा होता है। एगो हाई देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ई का है, इसको बोला जाता है बच्चों एंथर। एंथर की मतलब होता है पराग कोश। क्या बोला जाता है बच्चों पराग कोश, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट अंग है ये स्टामेन का, स्टामेन का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है क्या पराग कोश, ओके। अब देखिए हेजू से हेजू है, ये खूंटा है, समझिए इसी पे रखा हुआ है एंथर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अंगवा को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट मन होता है पुतंतु, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकण बनते हैं किस में, पराग कोश में बनते हैं। तो मतलब कि हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम इस चीज़वा को यानी पराग कोशवा को यहाँ से ब्लेड से काट देते हैं, तो 2 भाग करेंगे, ठीक है। तो आपको फिगर उसका कैसे दिखेगा देखिए ज़रा। ऐसे कुछ फिगर आपको दिखेगा। अच्छे से देखिए कुछ फिगर क्या किसको काटे हैं आप ध्यान से देखिए। तो हम काटे हैं किसको, एंथर को काटे हैं, बीच में से काटे हैं। क्यों काटे हैं, क्योंकि इसी में बना है परागकण। अब परागकण के अंदर ही बनेगा नर युग्मक। इसमें क्या बना है, तो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इसमें बना है, यानी कि पराग कण बना है, इसलिए इसको काटे हैं ताकि इसका ऑपरेशन करके समझे कि परागकण बन कहाँ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बता दूं कि एगो पराग कोश में है, एगो पराग कोश का फिगर है, एगो ही में नहीं, जिस पराग कोश को काटिएगा ऐसे ही फिगर मिलेगा। सब जैसे इसमें बताने जा रहा हूँ सब में सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो एगो है जो पराग कोश जो होता है इसमें 2 गो पाली होता है। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि एक पराग कोश में कितनी पालियाँ होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पराग
कोश में 2 पालियां होती है, 2 पाली होती है। देखिए ध्यान से, आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि एक परागकोश में कितने पाली होता है, तो 2। देखिए यहाँ से अलग करते, एगो हई पाली हो गया, यहाँ से एगो पाली आ हई एगो पाली, ठीक है। अब देखिए एगो पाली में 2 गो चैम्बर होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि एक पाली में कितने चैम्बर होते हैं, तो लिखेंगे प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि एक परागकोश कितने पाली में बटा होता है, 2 पाली में। एक पाली में को गो चैम्बर होता है, तो 2 गो। देखिए एगो दूगो, एगो आ दूगो है ना, एगो पाली है तो ए में 2 गो चैम्बर है ना, एगो पाली है तो इसमें को गो चैम्बर, 2 गो चैम्बर। अब देखिए इस तरह से है चैम्बर को प्रकोष्ठ कहा जाता है। याद रखिएगा चैम्बर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। अब देखिए इस तरह से है पूरे परागकोश में कितने चैम्बर होंगे, तो 4 गो होंगे, एगो दूगो 3 गो 4 गो। तो क्या कहेंगे, प्रत्येक परागकोश में, प्रत्येक परागकोश में 4 चैम्बर होते हैं, चैम्बर होते हैं। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव 3-4 ऑब्जेक्टिव मैंने ऐसे कंप्लीट करा दिया। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। अब बच्चों जानते हैं कि है प्रत्येक चैम्बरवा को क्या नाम से जानते हैं, माना किस नाम से हम जानते हैं कि हे चैम्बर को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको। तो ध्यान रखिएगा कि इसको जो कहेंगे ना वो सबको कहेंगे वही। तो इसका नाम है, एगो है चैम्बरवा का नाम है, क्या नाम है, तो लघु बीजाणु धानी। क्या नाम है इसका, लघु बीजाणु धानी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजम, माइक्रोस्पोरोजम, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोजम है, यानी इसको भी माइक्रोस्पोरोजम यानी लघु बीजाणु धानी, इसको भी लघु बीजाणु धानी, इसको भी लघु बीजाणु धानी के ही नाम से जानेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस लघु बीजाणु धनिया में ही बनता है परागकण। क्या बनता है, अभी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रत्येक चैम्बर को कहा जाता है, तो यानी कि क्या कहा जाता है, प्रत्येक चैम्बर को कहा जाता है, तो लघु बीजाणु धानी। प्रत्येक चैम्बर को लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, माने प्रत्येक चैम्बर को, मतलब जो दिख रहा है प्रत्येक प्रकोष्ठ को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। अब बताते हैं कि इसमें बनता क्या है। तो इसमें देखिए क्या बनता है, तो इसमें बनता है क्या, इसमें बनता है लघु बीजाणु या परागकण। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लघु बीजाणु धानी में क्या बनता है, तो लघु बीजाणु या परागकण। इन्हीं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण, प्रोडक्शन कहिए या रिप्रोडक्शन कहिए या जेनेसिस कहिए, ये लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु क्या जनन, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड कहीं लग गया ना बच्चों तो समझ जाइएगा उसका निर्माण, जैसे जनन, तो ये जेनेसिस है, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो देखिए लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सिंपल पूछेगा परिभाषा तो कह देंगे लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं।
अब जरा इसको हम जूम करेंगे, एगो लघु बीजाणु धनिया को जूम करेंगे तो सब में सेम होगा, कोनो में डिफरेंट नहीं होगा। तो हम एगो जूम करके पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पूर्व कहेंगे बच्चों कि एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, आप पूरा नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम जूम कर देते हैं, इसी लघु भी चाहे इसको किसी को भी जूम करते हैं तो आपको कुछ फिगर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ऐसे फिगर आपको देखने को मिलेगा, एकदम सेम ऐसे ही। थोड़ा सा एक और तनी स्टाइलिस्ट बना देते हैं। बायोलॉजी में बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस सब फिगर में। ये ऐसे कुछ फिगर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। इस फिगर में एक सेल पाया जाता है। ज़रा आप में से कोई गेस करके बता सकता है कमेंट में कि किस तरह का सेल पाया जाता है? तो इसमें सेल पाया जाता है बच्चों अधोस्तरीय कोशिका, जिसका नाम अंग्रेजी में हाइपोडर्मल सेल बोला जाता है। तो देखिए, इसको मैंने जूम किया तो कुछ ऐसे फिगर आपको देखने को मिला। अब इसमें एक सेल पाया जाता है। चलिए, इसमें कौन सा क्या नाम है उस सेल का? मान लीजिए वही यहाँ पे सेल कोशिका है। आप जानते हैं ना कि मनुष्य से लेकर पृथ्वी पर जितने जीव है, पदार्थ है, सब एक सूक्ष्म जीव से मिलकर बना है। तो वो जो सबसे नगण्य जीव है, सबसे छोटा सेल है। हमारा बॉडी भी, हमारा शरीर भी जो है कि एक सेल से मिल करके क्या बनता है? एक टिश्यूज बनता है। एक टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करता है। जैसे उंगली हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, उसी तरह से वो सब ऑर्गन मिल करके एक पूरा बॉडी का निर्माण करता है। तो ये जानते हैं ना कि इसमें एक सेल है, छोटा सा सेल है। ये सेल, इसका नाम है, जरा यहाँ पे लिख देते हैं, अधोस्तरीय कोशिका। इसका नाम क्या है बच्चों? अधोस्तरीय कोशिका। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। सो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाइपोडर्मल सेल। अब देखिए, इसको कुछ मिला होगा, मान लीजिए कुछ भी मिला होगा, तो इसको कुछ खाना वाना मिला होगा, तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? आगे ये देखिए, धीरे धीरे आकार में बड़ा हो गया है, तो बड़ा बन गया सेल ही। ठीक है, माने पहले अधोस्तरीय कोशिका था, छोटा सा था, इसको कुछ खाने उने को मिल गया, तो ये धीरे धीरे आकार में क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये जब बड़ा हो गया ना, तो इसका नाम बदल करके रख दिया गया क्या? साइंटिफिक। तो प्रपशु कोशिका, प्रपशु क्या? कोशिका। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोरियल सेल। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें एगो कोनो मतलब विभाजन हुआ। विभाजन समझिए कि इसमें कुछ विभाजन हुआ। विभाजन मैंने समझते हैं ना, बंटवारा। नहीं ढंग है तो बंटवारा। गांव में जब मारपीट होता है तो सीधा एक बार बंटवारा लिया, है ना बांट रहे तो होने बांट रहे। तो वैसे ही समझिए कि एहू में बंटवारा हो गया, तो 2 गो सेल बन गया। कगो सेल बन गया बच्चों? तो 2 गो। पहला सेल जो बना उसको प्राथमिक भीतीय कोशिका के नाम से जानते हैं। प्राथमिक भीतीय कोशिका। अब देखो, इसको अंग्रेजी में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। कोशिका अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? तो प्राइमरी पेरिएटल सेल, इसको बोलेंगे प्राइमरी पेरिएटल सेल इसको कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो सेल बना लिया बंटवारा करके, वह दूसरा सेल का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। शायद उधर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? तो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल। प्राइमरी
प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस सेल। ठीक है, ये 2 गो सेल बना लिया। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा बात आप ध्यान दीजिएगा कि है जो प्राथमिक भीतीय कोशिका है ये लगातार सेल डिवीजन कर रहा है। सेल डिवीजन समझ रहे हैं ना, कोशिका में विभाजन कर रहा है। ये अपने कोशिकाओं का बार बार बंटवारा कर रहा है, मतलब 2 गो से 4 गो, 4 गो से 6 गो, 6 गो से 8 गो, 8 गो से 10 गो, इतना सारा सेल बना दिया कि इस सब सेलवा को नाम रखना समझना कठिन होगा, इसलिए इन सेलों को अस्तरों में रख दिया गया। मतलब समझिए अस्तर ही बना लिए सेलों का। इतना सारा सेल बन गए हैं कि उस सेल सारे अस्तर में बट गए। अस्तर के बारे में तो आपको बताना नहीं है, अच्छे से समझ गए होंगे। काहे लिए कि जैसा ये बोर्ड है वो तो समझ ही गए होंगे कि बोर्ड के बारे में बोले तो देखिए इका किया कि प्राथमिक भीतीय कोशिका डिवीज़न किया तो किस में, लेयर में डिवीज़न किया। किस में डिवीज़न किया, लेयर में। तो यह अस्तरों में विभाजन, अस्तरों में विभाजन। अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, काहे लिए कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछ सकता है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। तो इसलिए ध्यान से समझिए कि है जो प्राथमिक भीतीय कोशिका है इतना सेल बनाया कि इका किया कि कोई लेयर में मतलब बट गए सेल। तो देखिए कौन कौन सा लेयर, उस लेयर का नाम क्या क्या रखा गया। तो देखिए एक पहला था बाह्य स्तर की कोशिका, पहला लेयर क्या था, बाह्य स्तर, और दूसरा क्या था, मध्य स्तर। अब देखिए तीसरा जो था ना ये था आपका टेपिटम। ये अजीब नाम है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल का स्तर है। किसका ये सेल है, तीनों बता सकता है कोई कमेंट में, तो जाके फटाक से बताए। ठीक है, तो प्राथमिक भीतीय कोशिका का जितना सेल था ढेर सारा सेल बट गए, लेयर में बट गए जाकर के। तो क गो लेयर बनाया, 3 गो, एगो बाह्य स्तर की कोशिका, मध्य स्तर की कोशिका और टेपिटम की कोशिका। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एगो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लास्ट में वीडियो का बताएंगे, काहे लिए कि वीडियो छोड़ के तू भाग जाएगा। तो ध्यान से देखो इधर, बाह्य स्तर की जो कोशिका होती है वो एगो लेयर बनाती है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बाह्य स्तर की कोशिका कितने लेयर में होती है, तो एगो लेयर में। आपसे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि मध्य स्तर की कोशिका है, बिचला वाला मध्य स्तर की कोशिका कितने लेयर में होते हैं, तो 1 से 3 गो लेयर में होते हैं। इसका तो एक एक होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने का। अब देखिए ध्यान से इन लेयरवा को बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप बुक में देखते होंगे ना तो लगता होगा कि कौन ससुरा ला करके जो है कि पूरा पोटलिए मोटरिए ला कर रख दिया है, समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पे समझिए ना, नहीं आए तब क्या ना बात है। तो ध्यान दीजिए इधर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक लेयर यहाँ पे बना रहे हैं, ये बाह्य स्तर की कोशिका है। देखिए बाह्य स्तर की कोशिका है, कितना बढ़िया बन रहा है। अगर इसको ढेर प्रिंट करेंगे ना तो समझिए कि वीडियो 4 घंटा का हो जाएगा। तो हम 4 घंटा का नहीं बनाना है हमको। ठीक है, तो हाई देखिए प्रिंटिंग क्या करिएगा, सेल का तो केंद्रक होता है, तो यहाँ बनाएंगे तो ढेर टाइम लग जाएगा। ठीक ना, तो ये अब नहीं देंगे, एक एक में बता रहे हैं। देखिए हो गया। तो हई जो स्तर दिख रहा है कोशिकाओं का, ये है बाह्य स्तर की कोशिका। कहाँ है कि एक एक लेयर में होता है, आई बाहरी होता है, बाहर के तरफ होता है। ये कौन सा कोशिका है, तो इसे आप लिख सकते हैं बाह्य, यहाँ बाह्य यो रख दीजिएगा, बाह्य स्तर की कोशिका बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए मध्य स्तर की कोशिका क्या होगा, 3 गो लेयर बनाएगा। कोशिकाओं का इतना सारा ढेर सारा समूह होगा कि 3 गो लेयर होगा। तो देखिए एगो तो हाई लेयर हो गया आपका, मैं ये ऐसे ही बना देता हूँ, ये एगो लेयर हो गया। अभी 3 गो लेयर बनाना पड़ेगा। देखिए हाई एगो लेयर हो गया और दूसरा का लेयर हाई हो गया। और तीसरा का लेयर मान लीजिए कि कुछ ऐसे ही बनेगा,
कि सब सेल है, सेल ऐसा ही मतलब लेयर इसका होता है। समझाने के लिए अलग अलग तरीके से सेल बना रहा हूँ बच्चों, गौर से देखते रहिए, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो अकेला पड़ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखना है ना, एगो लेयर, दूगो लेयर, तीन गो, हाइयो एगो सेल के लेयर है, आई दो बीच वाला भी और इसके बाद वाला भी। तो ई है बाह्य स्तर की कोशिका, इसको थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं बाह्य स्तर, बाह्य स्तर की कोशिका थी। अब आप देख रहे हैं ना, जरा ध्यान से देखिएगा कि अब है तो हो गया इसका कोशिका, इसका भी कोशिका हो गया, बचा ये टेपिटम की। तो इसका एक एगो लेयर होता है, देखिए इसका एगो लेयर होगा, अंदर के तरफ ऐसे कुछ बना दिए, ठीक है। ये उसका एगो लेयर हो गया टेपिटम की, ये लेयर हो गया। आप इसको क्लोज कर लो ना, बेस्ट रहेगा, दिखेगा, हो गया, ऐसे होगा, ठीक है। अब ये मध्य स्तर की कोशिका है, सॉरी बाह्य टेपिटम की कोशिका है, ये टेपिटम की कोशिका हो गई। अब एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यही पे बता देता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा देर इंतजार कर लिए होंगे शायद। तो देखिए, आपसे पूछ सकता है कि परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है, माना भोजन, पोषण समझते हैं ना, खाना, भोजन, मतलब ये फूड अंग्रेजी में। तो टेपिटम की जो कोशिका होती है ना, यही परागकण को पोषण प्रदान करती है। बन रहे परागकण जो होते हैं उनको आगे विकसित होने के लिए, उनका डेवलपमेंट होने के लिए ये पोषण देते हैं टेपिटम की कोशिकाएं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, लास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका इसमें रहती है बीच में, यहाँ पे एक कोशिका है, किसका, तो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन की कोशिका। तो ये जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं ये अंदर की तरफ थी। अब देखिए, प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन की जो कोशिका थी ये एक यहाँ पे है। अब इसमें एक समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। इसमें क्या विभाजन होगा बच्चों, समसूत्री विभाजन। अब देखिए, इनमें समसूत्री विभाजन होगा, तो एगो यहाँ पे चाहे दूगो जगह बनाना होगा समसूत्री में, तो वो सेल बन जाएंगे, ठीक है। ये जो सेल बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इसका नाम समझिए, इसका नाम क्या है, एमएमसी की कोशिका। अब एमएमसी क्या होता है जरा इसको भी जानते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। बच्चों इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमएमसी की कोशिका कौन निर्माण करती है, एमएमसी की कोशिका निर्माण करती है, एमएमसी की कोशिका निर्माण करती है प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन की कोशिका। इस बात को याद फिट रखिएगा। अब देखिए, इनमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, दूगो सेल बना लेगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें विभाजन होगा, तो ये जो सेल जो बना हुआ है ये अर्धसूत्री के फलस्वरूप ये दो गो जो सेल बना हुआ है, 2 से 4, 4 से 8, ये है आपका क्या, परागकण। बच्चों बन गए परागकण आपका। इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपसे मैं परागकण की बनने की प्रक्रिया का बताऊंगा कैसे बनता है। अब हम आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि परागकण का संरचना होता कैसा है, ठीक है। उसी में बनता है कौन सा, मेल गैमिट यानी कि नर युग्मक। नर युग्मक वो कहाँ बनता है उस चीज़ को पढ़ेंगे, बट इस वीडियो का ये टॉपिक नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन आपसे मैंने बताया था कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछ सकता है पुष्पी पादपों में नर परागकण बनने के प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो जितना बात पढ़ा है ना, इसी को कहानी के तरह लिख देंगे, चित्र बनाकर वर्णन कर देंगे। हो गया आपका 5 नंबर 10 6 नंबर का क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव पूछना होगा तो मैंने इंपॉर्टेंट जहाँ ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव को बताया, नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।